गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हमारे द्वारा सांख्यिकी वाली पुस्तक में से सेकेंड चैप्टर में से आपका तीसरा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंतर्गत हम आंकड़ा संग्रह करने की विधि का अध्ययन करेंगे। बच्चों, ये जो आंकड़ों का संग्रहण अनुसंधानकर्ता के द्वारा किसी विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जाता है, इसके अंतर्गत 3 मेथड यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला मेथड, आंकड़ों का संग्रह करने की विधि में पहला मेथड होता है व्यक्तिगत साक्षात्कार मेथड। व्यक्तिगत साक्षात्कार, पर्सनल इंटरव्यू मेथड जिसे हम कहते हैं, जिसमें आमने सामने, जिससे हमें आंकड़े चाहिए वो भी हमारे सामने बैठा हुआ है और जो आंकड़ों का संग्रह करता है वो भी सामने बैठा है। आमने सामने बैठकर जब आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है तो उसे हम व्यक्तिगत साक्षात्कार मेथड के नाम से जानते हैं। दूसरा मेथड है, नाम से विदित है, डाक द्वारा प्रश्नावलियों को भेजना। डाक द्वारा प्रश्नावलियों को भेजना मतलब पोस्ट करना हमारे द्वारा, जिनसे हमें आंकड़े चाहिए, दूर दराज के इलाकों में रहते हैं। ऐसी स्थिति में हम उनको डाक के माध्यम से अपनी प्रश्नावली, अपना फार्म भेजते हैं और सुनिश्चित करते हैं, उन्हें विश्वास दिलाते हैं उन्हें कि हम आपके आंकड़ों को सुरक्षित रखेंगे और आप इस फार्म के द्वारा अपनी इन जानकारियों को हमें इतने दिनों में उपलब्ध भेज दें। तीसरा मेथड होता है टेलीफोन साक्षात्कार। टेलीफोन के माध्यम से आंकड़ों का संग्रहण करना। बच्चों, अपनी बुक में से आप अपने पेज नंबर 12 को निकाल लीजिए, वहीं से हम अपना अध्ययन चालू करेंगे। आंकड़ा संग्रहण की विधि। क्या आपने कोई ऐसा टेलीविज़न शो देखा है जिसमें रिपोर्टर ने बच्चों, गृहिणियों या आम जनता से क्रमशः उनकी परीक्षा या साबुन के बारे में, किसी ब्रांड या किसी राजनीतिक पार्टी के बारे में प्रश्न पूछा हो? इन प्रश्नों के पूछने का मुख्य उद्देश्य आंकड़ा संग्रह करने के लिए सर्वेक्षण करना होता है। आंकड़ा संग्रह की 3 आधारभूत विधियां होती हैं। पहली व्यक्तिगत साक्षात्कार, दूसरी डाक द्वारा सर्वेक्षण जिसे प्रश्नावली भेजना कहते हैं, और तीसरी टेलीफोन साक्षात्कार होती है। व्यक्तिगत साक्षात्कार, सबसे पहले हमारे द्वारा इस विधि का अध्ययन किया जा रहा है। बच्चों, मैं बुक से ही करवा रही हूँ, आपको ध्यान से समझना, आपकी अपनी भाषा में किताब। यह विधि तभी उपयोग में लाई जाती है जब शोधकर्ता सभी सदस्यों के पास जा सकता है, मतलब जिनके हमें आंकड़े चाहिए वो बहुत कम संख्या में हो, तो हम पर्सनल इंटरव्यू के माध्यम से ये आंकड़ों का संग्रहण कर सकते हैं। इसमें शोधकर्ता आमने सामने होकर उत्तरदाता से साक्षात्कार करता है। व्यक्तिगत साक्षात्कार को कई कारणों से प्राथमिकता भी दी जाती है। इसमें सर्वेक्षक और उत्तरदाता, सर्वेक्षक से मतलब जो आंकड़ों का संग्रहण करना चाहता है, और उत्तरदाता जिसके आंकड़े हमें चाहिए, के बीच में व्यक्तिगत संपर्क होता है। सर्वेक्षक या साक्षात्कारकर्ता को यह अवसर मिलता है कि वह उत्तरदाता को अध्ययन के उद्देश्य के बारे में बता सके कि वह क्यों अपने आंकड़ों का संग्रहण कर रहा है, तथा उत्तरदाता को किसी भी पूछताछ का जवाब दे सके। इसमें साक्षात्कारकर्ता उत्तरदाता से ये निवेदन भी कर सकता है कि वह विशेष महत्व के बिंदुओं को विस्तार से बताए। इससे अपनिर्वचन, गलत व्याख्या या गलत फहमी से बचा जा सकता है। साथ ही उत्तरदाता की प्रतिक्रियाओं को देखकर कुछ संपूरक सूचनाएं भी प्राप्त हो जाती हैं। जब कोई व्यक्ति सामने बैठकर हमसे बातें कर रहा होता है तो उसके चेहरे पर क्वेश्चन के बाद जो मनोभाव आते हैं, उन मनोभावों के आधार पर भी कुछ ऐसी जानकारियाँ प्राप्त हो जाती हैं जिसे जो सर्वेक्षण के लिए, आंकड़ों का संग्रहण करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। व्यक्तिगत साक्षात्कार की कुछ कमियां भी होती हैं। बहुत अधिक धन खर्च होता है, बहुत अधिक समय खर्च होता है, ये काफ़ी खर्चीली होती है। इसमें प्रशिक्षित साक्षात्कारकर्ताओं की ज़रूरत पड़ती है। इसमें सर्वेक्षण पूरा करने में भी काफ़ी समय लग जाता है। कभी कभी शोधकर्ता सर्वेक्षक की उपस्थिति के कारण उत्तरदाता सही उत्तर भी नहीं बता पाते हैं। बच्चों, इसके बाद अब हमारे द्वारा इसके अंतर्गत जो हमारे ये इस विधि के लाभ और गुण हैं बच्चों,
ये आपके बुक में पेज नंबर 14 पर एक बॉक्स बना हुआ है। इसमें तीनों विधियों के लाभ और हानि, मेरिट्स जिसे हम लाभ कहेंगे और डीमेरिट्स जिसे हम हानि कहेंगे, वो आपके दी हुई मिल जाएगी बच्चों। इसको पेज नंबर आपके 14 पर दी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट विधि हमारी है डाक द्वारा प्रश्नावली को भेजना। जब सर्वेक्षण में आंकड़ों को डाक द्वारा संग्रहित किया जाता है, सुन रहे हो सभी ध्यान से, तो प्रत्येक उत्तरदाता को डाक द्वारा प्रश्नावली इस निवेदन के साथ भेजी जाती है कि वह इसे पूरी करके एक निश्चित तारीख तक वापस अवश्य भेज दे। इसका सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि यह बहुत कम खर्चीली होती है। इसके साथ ही इस विधि में शोधकर्ता या सर्वेक्षक काफ़ी दूर दराज के इलाकों के क्षेत्रों से भी आंकड़ों का संग्रहण कर सकता है, जो संभवतः व्यक्तिगत रूप से या साक्षात्कार के रूप में पहुंच से बाहर हो सकता है। इस विधि में साक्षात्कारकर्ता उत्तरदाताओं पर प्रभाव भी नहीं डाल पाता है। ये इसकी बहुत बड़ी कमी है। यह उत्तरदाता को पर्याप्त समय देता है ताकि वह सोच विचार करके प्रश्नों के उत्तर दे सके। आजकल ऑनलाइन सर्वेक्षण या संक्षिप्त संदेश सेवा, SMS जिसे अपन कहते हैं बच्चों, SMS का फुल फॉर्म ये जो दे रखा है ना, संक्षिप्त संदेश सेवा, स्मॉल संदेश को क्या बोलेंगे, मैसेज सेवा को सर्विस, स्मॉल मैसेज सर्विसेज द्वारा सर्वेक्षण काफ़ी लोकप्रिय हो रहे हैं। इसकी शॉर्ट फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, इसमें इसकी 1 नंबर के क्वेश्चन में आ जाती है। क्या आप जानते हैं कि ऑनलाइन सर्वेक्षण कैसे आयोजित किए जाते हैं? डाक द्वारा सर्वेक्षण की यह कमी है कि प्रश्नावली के निर्देशों के स्पष्टीकरण के अवसर नहीं मिल पाते हैं। जो अनुसंधान करता है वो ठीक ढंग से अपने अनुसंधान के उद्देश्य को या आंकड़ों के संग्रहण के उद्देश्य को स्पष्ट नहीं कर पाता है। अतः इसमें प्रश्न की अपनिर्वचन की संभावना रहती है। साथ ही डाक सर्वेक्षण के द्वारा कम संख्या में उत्तरदाताओं से उत्तर प्राप्ति की भी संभावना रहती है, क्योंकि प्रश्नावली को बिना पूरी भरे ही लौटाने की या प्रश्नावली को बिल्कुल ही ना लौटाने की संभावनाएं बनी रहती है, क्योंकि उत्तरदाता पे कोई जोर ज़बरदस्ती तो है नहीं कि वो अपने फार्म को भर के रिटर्न करे। तो ऐसी स्थिति में जितने वो फार्म भेजे जाते हैं इलाकों में, दूर दराज के क्षेत्रों में, आधे से कम ही आंकड़े आप प्राप्त हो पाते हैं। और साथ ही डाक विभाग द्वारा प्रश्नावली के खो जाने की भी संभावनाएं रहती है। तीसरी विधि बच्चों हमारी टेलीफोन विधि है। डाक द्वारा प्रश्नावली भेजकर क्या है, इसके गुण और अवगुण ये भी पीछे अच्छे से दे रखे हैं। तीसरी विधि टेलीफोन या साक्षात्कार विधि होती है। टेलीफोन के माध्यम से आंकड़ों का संग्रहण करना। टेलीफोन साक्षात्कार के अंतर्गत शोधकर्ता या जांचकर्ता टेलीफोन के माध्यम से सर्वेक्षण करता है। टेलीफोन साक्षात्कार का यह लाभ है कि वह व्यक्तिगत साक्षात्कार की अपेक्षा सस्ता होता है और इसे कम समय में ही संपन्न किया जा सकता है। ये प्रश्नों को स्पष्ट कर सर्वेक्षक या शोधकर्ता के लिए उत्तरदाता की मदद करने में भी सहायक होता है। टेलीफोन साक्षात्कार उन मामलों में अधिक बेहतर होता है जब व्यक्तिगत साक्षात्कार के समय उत्तरदाता कुछ खास प्रश्नों के उत्तर देने में झिझक महसूस करते हैं। इस विधि की कमी है कि इसमें लोगों तक सर्वेक्षक की पहुंच सीमित हो जाती है, क्योंकि बहुत से लोगों के पास निजी टेलीफोन ही नहीं होते हैं। इसके साथ टेलीफोन साक्षात्कार की यह भी कमी है कि संवेदनशील मुद्दों पर उत्तरदाता जो होता है उन प्रतिक्रियाओं को दृश्य रूप से देख भी नहीं पाता है, जो इन विषयों पर सही जानकारी प्राप्त करने में सहायक है। भाई अपन फ़ोन पे बात करते हैं तो उसका कैसा फेस बन रहा है आंसर देते हुए, अपन उसकी रीडिंग नहीं कर पाते हैं, तो सही एक्चुअल के अंदर उन आंकड़ों के संदर्भ में वो सही आंकड़े दे रहा है या नहीं दे रहा है, इसकी हमें जानकारी नहीं हो पाती है। ये तीनों विधियों के बाद बच्चों एक हमारा टॉपिक दे रखा है प्रायोगिक सर्वेक्षण। हमने जब सेकंड लेक्चर पढ़ा था तब उसमें प्रश्नावली, एक अच्छी प्रश्नावली का निर्माण किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि प्रश्नावली ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, प्रश्न सामान्य से विशेष की ओर होने चाहिए, और बहुत सारी मतलब 7-8 विशेषताओं का आपके द्वारा अध्ययन किया गया था। यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है प्रायोगिक सर्वेक्षण। प्रायोगिक सर्वेक्षण होता है बच्चों एक तरह का सर्वे होता है
जो हम प्रश्नावली हमारे द्वारा तैयार की गई होती है, वो प्रश्नावली के माध्यम से वो प्रश्नावली जिस उद्देश्य के लिए बनाई गई है, जिन आंकड़ों का संग्रहण करने के लिए बनाई गई है, वो हमें आंकड़े सही प्राप्त होंगे या नहीं, तो हम क्या करते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं। कैसे? जैसे हमने किसी चीज़ का सर्वे करने के लिए हमने प्रश्नावली बनाई। तो अच्छा बच्चों, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। जैसे कोई नया प्रोडक्ट बाज़ार में आता है, तो वो प्रोडक्ट के हमारे अखबार के माध्यम से, मैगजीन्स जो होती हैं, मेरी सहेली या और कोई दूसरी गृह शोभा, इनके माध्यम से छोटे छोटे पाउच भेजे जाते हैं, शैम्पू का है, ऑयल का है, कि ये हमारा प्रोडक्ट है, आप इसको यूज़ करके देखें। फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं वो प्रोडक्ट, केवल क्या होते हैं, सैंपल यूज़ करने के लिए होते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट, नॉट फॉर सेल लिखा हुआ होता है उन पर, और वो उपभोक्ताओं से उसके बारे में जानकारी लेते हैं। यदि आपको अच्छा लगा प्रोडक्ट तो आप इसको मार्केट से परचेज कर सकते हैं। प्रायोगिक सर्वेक्षण भी उसी तरह का एक टेस्टिंग है, छोटा स्वरूप है, जिसमें उस प्रश्नावली के माध्यम से जो आंकड़े संग्रहित किए जाएंगे वो सही हैं या नहीं है, इसकी जानकारी प्राप्त होती है। पढ़ें बच्चों, अब इसको निकाल लो, पेज नंबर आपके 14। प्रायोगिक सर्वेक्षण। एक बार जब सर्वेक्षण हेतु प्रश्नावली तैयार हो जाए तो ये सलाह दी जाती है कि एक छोटे समूह का सर्वेक्षण करके देख लेना चाहिए, जिसे प्रायोगिक सर्वेक्षण के रूप में या प्रश्नावली की पूर्व परीक्षा के रूप में जाना जाता है। सर्वेक्षण के बारे में प्रारंभिक अनुमान लगाने में प्रायोगिक सर्वेक्षण सहायक रहता है। ये प्रश्नावली के पूर्व परीक्षण में भी सहायक होता है, ताकि प्रश्नों की कमियों और त्रुटियों का पता लगाया जा सके। इसके साथ ही प्रायोगिक सर्वेक्षण प्रश्नों की उपयुक्तता, निर्देशों की स्पष्टता, सर्वेक्षक जो गणनाकार है की कार्यदक्षता और वास्तविक सर्वेक्षण में आने वाली लागत और समय अनुमान लगाने में भी सहायता करता है। आज के लिए बच्चों इतना ही करेंगे। ये जो तीनों टॉपिक आपने पढ़े हैं, इनके कोशिश करना कि नोट्स बना सको। नीचे आपके बॉक्स में लाभ और हानि दे रखी है तीनों पॉइंटों की, व्यक्तिगत साक्षात्कार की भी, डाक द्वारा प्रश्नावली भेजने की भी, और टेलीफोन और साक्षात्कार की भी। 3-3 4-4 लाइनें तो इनके बारे में वह पैराग्राफ से ले लेना, और फिर उनके लाभ और हानियाँ लिख सकते हैं अपनी नोट्स के अंतर्गत। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।